हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन हम आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके की न्यूज़ निकल के आ रही है तो इन आईटी स्टॉक्स पर खतरे के जो बादल हैं वो मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे आईटी स्टॉक्स के बारे में कि आपको क्या आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो किन स्टॉक्स में करना चाहिए और कब करना चाहिए। सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और दोस्तों, जब भी ऐसे क्रैश की बात आती है तो काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर सोचने लग जाते हैं कि क्या इस समय जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट मिल रहा है उसको ले करके और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं, या फिर जो भी लॉस हो रहा है लॉस बुक करके निकल जाएं। लेकिन दोस्तों, रिसेशन आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, कोई भी क्रैश हो रहा है, तो ये कभी कंपाउंडिंग का ये कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं होता है। और अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ चलेंगे तो कभी भी 5-10% का फॉल आएगा तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और हो सकता है कि आप प्रॉफिट बुक करके कुछ पैसे कमा ले, लेकिन वेल्थ जो क्रिएशन की बात होती है वो ऐसे प्रॉफिट बुकिंग्स के साथ जो है वो कभी भी वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस देखेंगे 2001 से तो ऐसे अप डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 2001 से अभी तक देखेंगे तो सिर्फ ऐसा ही कोई कोई साल आपको देखने को मिलेगा जब आपको अंडर परफॉर्मेंस निफ्टी आईटी में देखने को मिलेगी। अदर अदर देन यहाँ पे आपको निफ्टी आईटी में जो है तो पूरे के पूरे इंडेक्स में तेजी ही देखने को मिलती है। और दोस्तों, आज जो आप र्यूमर सुन रहे होंगे रिसेशन वगैरह, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हों, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें 2001 से ही स्टार्ट होती हुई आपको देखने को मिलेंगी। फॉर एग्जांपल के लिए 2001 की अगर हम बात करें तो ये एक था डॉट कॉम बबल। 2001 में क्या हुआ था कि जितनी भी इंटरनेट कंपनीज थी, जिन भी कंपनी के नाम के आगे इंटरनेट लगा हुआ था, उन सब में बहुत तेज़ी हमें 2001 के पहले देखने को मिली थी। और फिर उसके बाद आता है, एक बबल बनता जाता है क्योंकि जितनी भी इंटरनेट कंपनीज हैं सब बूम बूम पे रिटर्न दे रही थी। और जब इस तरीके का बबल बनता है तो वो बबल भी बर्स्ट होता है, और वो बर्स्ट होता है 2001 में। उस समय पर बहुत सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा क्रैश हो गई थी। इनफैक्ट अगर मैं इन्फोसिस की भी बात करूं तो वो लगभग 70% तक क्रैश हो गया था। उस समय पर इन्फोसिस भी एक छोटी कंपनी थी, लेकिन अगर आप उसके बाद भी देखेंगे तो आईटी इंडेक्स ने आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न दिए हैं। इनफैक्ट अगर हम 2008 की बात करें जब रिसेशन आया था, नो डाउट उस समय हमें इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली, लेकिन वो रिसेशन कंटिन्यू रहा। लेकिन अगर आप देखेंगे उसके जस्ट एक साल बाद आईटी इंडेक्स ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे। इनफैक्ट उसके बाद भी कंटिन्यू आईटी इंडेक्स जो है वो ग्रो करता रहा है। इनफैक्ट अगर हम करेंट टाइम की बात करें तो ये फिलहाल इंडेक्स 23% के करेक्शन पर अवेलेबल है, और यहाँ से 5-10% का और करेक्शन होता है तो आई थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी अट्रैक्टिव। चलिए अब बात कर लेते हैं उस न्यूज़ की कि किस न्यूज़ की वजह से आईटी इंडेक्स में जो है तो इस समय खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं एसेंचर के Q1 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों, ग्लोबली अगर हम बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पे अगर कोई कंपनी है तो वो है एसेंचर। नंबर 2 में आपको टीसीएस देखने को मिलेगी, और नंबर 3 पे आपको इन्फोसिस देखने को मिलेगी। तो ये वर्ल्ड की टॉप 3 आईटी कंपनीज हैं। और जब भी किसी भी इंडस्ट्री को एनालाइज करना होता है तो सबसे पहले देखता है आदमी मार्केट लीडर की तरफ, और इसीलिए एसेंचर के Q1 के जो रिजल्ट हैं वो आईटी स्टॉक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उससे क्या है कि एक थोड़ा सा एक तरीके से ये जो है ना, ये कंपनी एक बेंचमार्क सेट कर देती है। तो चलिए एसेंचर के हम यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात कर लें। रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको YoY में 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। $15.75 बिलियन के यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू रहे हैं। लेकिन ये ग्रोथ जो है ये आपको कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में देखने को मिलेगी। लोकल करेंसी में यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो उसमें रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो 5% की देखने को मिलती है। अब इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इनका जो फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे या करंट ईयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि अब तो यहाँ पे नया इनका दौर शुरू हो गया है Q1 का। तो पिछले जो इनका पूरा एक साल रहा है उसमें इन्होंने जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया था वो 11 से 14% का दिया था। इसको ध्यान रखिएगा, आगे इस नंबर का एक बार फिर से कंपैरिजन किया जाएगा। और यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ निकल के आई है वो 15% की, यानी कि ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी रही है। इसके अलावा कंपनी के अगर हम मार्जिन की बात करें तो वो भी 20 BPS पॉइंट से यहाँ पे YoY बेसिस में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो किए हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस बार इन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस क्या दिया है। तो वो आप देखेंगे यहाँ पे 8 से 11% का ग्रोथ गाइडेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो गाइडेंस में एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कमजोरी हमें देखने को मिल रही है, यानी एसेंचर ने पहले ही मार्केट को बता दिया है कि हमसे बहुत ज़्यादा अब आप उम्मीद
नहीं रखना। उसके अलावा यहाँ पे मार्जिन की बात करें तो आप मार्जिन देख सकते हैं, मार्जिन का जो फोरकास्ट किया है वो यहाँ पे 15.3 से 15.5 का किया है। और अगर अभी इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो इनके मार्जिन निकल के आए थे 16.5%। इसके अलावा यहाँ पे Q2 के रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस को भी इन्होंने बोल दिया है कि 6 से 10% के बीच में इनकी जो ग्रोथ गाइडेंस है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने कंपनी के Q1 देख लिए, Q1 अच्छे थे। इनफैक्ट मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की भी बात करूँ तो ईपीएस में आप देख सकते हैं कि 11% की ग्रोथ एसेंचर ने दिखाई है। तो यानी कि रेवेन्यू में ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट में ग्रोथ अच्छी है। यहाँ पे अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है वो आप देख सकते हैं 15% ज़्यादा है YoY बेसिस पर। यानी पिछले साल सेम क्वार्टर में इन्होंने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया था, इस बार जो डिक्लेयर किया है वो पिछले साल से 15% ज़्यादा है। लेकिन मार्केट जो है तो वो फ्यूचर को रेट करता है, हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मार्केट प्रेजेंट को कभी रेट नहीं करता है। इनके आप रेवेन्यू देखिए अच्छे आए हैं, प्रॉफिट अच्छे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, लेकिन रेवेन्यू में जो ग्रोथ गाइडेंस है वो डिसअपॉइंट कर रही है। इनफैक्ट इनकी न्यू ऑर्डर बुकिंग भी आप देखेंगे तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में 3% डाउन है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आप देखेंगे तो 12% की गिरावट है। यानी कि डील्स भी आपको यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग देखने को मिल रही हैं। और यही रीज़न है कि कल के दिन यूएस बाजार में एसेंचर की हमें पिटाई देखने को मिली है। स्टॉक जो है 6% तक करेक्ट हो गया है। इनफैक्ट अगर आप एक साल में देखेंगे तो इस स्टॉक में 35% के करेक्शन हो गए हैं। और अगर यहाँ पे अगर हम 5 साल का डाटा देखें तो यहाँ पे आपको 71% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 35% की गिरावट के बाद यहाँ पे 71% का जो है तो अपसाइड पिछले 5 सालों में एसेंचर ने दिए हैं। ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे भी चार्ट पैटर्न जो है आपको काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं हम अपने आईटी कंपनीज के बारे में। तो इन स्टॉक्स के बारे में आपको एक भी अच्छी न्यूज़ सुनने को नहीं मिलेगी। रिसेशन की न्यूज़ सुनने को मिलेगी। अभी रिसेंटली एचसीएल टेक्नोलॉजी के बारे में न्यूज़ सुनने में आई थी कि यहाँ पे छुट्टियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। पॉकेट जो है वो प्राइस फ्रेंडली ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके जो नंबर है वो थोड़े से ख़राब हो सकते हैं। यही रीज़न था 7% जो है एचसीएल टेक्नोलॉजी गिरा था। और सिर्फ एचसीएल ही नहीं, उसके बाद एलटीआई माइंट्री को भी लेकर के एनालिस्ट की कुछ रिपोर्ट आई थी जिसमें सेम से रीज़न दिए गए थे जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी में दिए गए थे। उसके बाद अभी एसेंचर का जो ग्रोथ गाइडेंस आया वो भी नेगेटिव है। तो कुल मिला के कोई भी अच्छी न्यूज़ आपको आईटी स्टॉक्स में नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन एक गोल्डन पॉइंट आप हमेशा याद रखिए, कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, कैश जनरेट कर रही है, तो ऐसी कंपनी अगर फियर में मिले तो वही चांस होता है उसको एक्यूमुलेट करने का। और दोस्तों ये बात फैक्ट है, अगर आईटी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको दिमाग में ध्यान में रखना है कि 3 से 4 क्वार्टर हो सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ भी रिटर्न ना देखने को मिले, लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ आएगी ना वो फिनोमिनल होगी। अगर हम यहाँ पे करेक्शन की बात करें तो टीसीएस की बात करें, फिलहाल ऑलमोस्ट 20% के करेक्शन पर है। ये अगर स्टॉक आपको 25% के करेक्शन पे मिले तो यहाँ पे उठा लेना है। इन्फोसिस की बात करें 22% के करेक्शन पर है। 25 से 30% का करेक्शन आपको देखने को मिले तो आप चाहो तो यहाँ पे उठा लो। आई रियली फील कि 1500 से नीचे अगर ये स्टॉक जाता है और आप यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये एक वैल्यू बाइंग होगी। सेम स्टोरी टीसीएस की, यहाँ पे नियर अबाउट 3000 अगर ये स्टॉक जाता है, आई थिंक वैल्यूएशंस आर फेयर इनफ। सेम कहानी एचसीएल में भी देखने को मिल रही है। एक बार इनके क्वार्टरली रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे वैल्यूएशन या तो बहुत अच्छे मिल जाएंगे या तो यहाँ पे करेक्शन जो है वो थोड़ा सा थम सा जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए एचसीएल की बात करें, रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो ये स्टॉक जो है यहाँ से एक यू टर्न लेता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर रिजल्ट बुरे आते हैं तो ये स्टॉक आपको शायद 900 के भी भाव पर मिल जाए। तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पे देखिए 12 जनवरी को क्या है कि इन्फोसिस और एचसीएल दोनों के ही रिजल्ट आने वाले हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए आप वेट एंड वॉच कर लीजिए, इसमें बिल्कुल भी अभी एडिशन मत कीजिए। सभी कंपनीज के रिजल्ट देख लीजिए। 12 जनवरी को इन दोनों के आएंगे, उससे पहले मुझे लगता है टीसीएस भी अपने रिजल्ट को अनाउंस कर देगा। क्योंकि अगर आपने किसी स्टॉक को अभी ऐड किया और उसके क्वार्टरली नंबर अच्छे आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर खराब आए तो वो स्टॉक वहाँ से 10-15% और भी करेक्ट हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए, अभी फ़िलहाल नहीं ऐड कीजिए। लेकिन हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद जब वो रिजल्ट का इफेक्ट जो है प्राइसिंग हो जाए तो उसके बाद वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। एचसीएल को ध्यान में रखिए, यहाँ पे मोर देन 30% का करेक्शन आता है तो आई थिंक वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। ये स्टॉक प्राइस अगर 1000 के नीचे मिलता है
तो आई थिंक वहाँ पे अगर आप इसको पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं दैट इज़ अ रियली गुड प्राइस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है एक साल में आपको एक बार फिर से HCL 1000 के नीचे देखने को मिले, आप लेंगे थोड़ा ऊपर जाए फिर वापस करेक्ट होके 1000 के नीचे आए, इन्फोसिस एक बार फिर से 1450 मिल जाए, शायद एक बार फिर से 1400 आ जाए। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये आपको 1 से 1.5 साल में हो सकता है कि देखने को मिले या फिर ना मिले, प्रोबेबिलिटी है 50-50। लेकिन 1 से 2 साल के बाद या 1 से 1.5 साल के बाद ये लेवल्स आपको इन स्टॉक में नहीं देखने को मिलेंगे, ये फैक्ट है। और अभी मैं फियर के माहौल में क्यों बोल रहा हूँ एक्यूमुलेट करने के लिए, उसका रीज़न ये है कि अभी आपको 1000 दिखता है प्राइस, 900 दिखता है, 950 दिखता है, आप ले सकते हो, 1050 दिखता है, क्योंकि अभी ये भाग नहीं रहे। लेकिन जब ये भागेंगे तो यही HCL अगर सोचिए आपको 1400 के भाव में दिखेगा, 1500 के भाव में दिखेगा, उस समय आप सोचोगे कि यार पहले ये अंडर वैल्यूड था, अभी लेने का उतना कोई मतलब नहीं। इन्फोसिस अगर 1900 के भाव पे दिखेगा आपको, 2000 के भाव पे दिखेगा, तब शायद आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अभी जितना मर्जी चाहे, जितनी क्वांटिटी चाहे, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे फॉर द लॉन्ग टर्म आपका यहाँ पे विजन 3 से 5 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। इसके अलावा मैं अभी क्यों बोल रहा हूँ इनको ऐड करने के लिए, क्योंकि ये जितना गिरेंगे ये आपका उतना ही बढ़ता जाएगा। ये है डिविडेंड यील्ड। अगर आपको इन HCL 950 900 के भाव में मिलता है तो ये डिविडेंड यील्ड आपका 4% के राउंड हो जाता है। इतने तो सेविंग्स अकाउंट में भी आपको नहीं मिलते अगर आप पैसे बैंक में रखते हो तो। और दोस्तों सिर्फ डिविडेंड का ही फायदा नहीं है, कंपनी की अगर आप सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो वो अच्छी है ही, उसके साथ साथ कंपनी का CAGR भी है, यानी कि डिविडेंड तो दे ही रहा है, जेब खर्च तो मिल ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रहा है। ये जो मैं नंबर दिखा रहा हूँ ये HCL टेक के नंबर है। और दोस्तों वो जो डिविडेंड मिल रहा है वो 4% आज की डेट में होगा, लेकिन आज से अगर आप 10 साल के लिए भी होल्ड करते हो तो वो 4% शायद आपका वहाँ पे 16% या फिर 20% भी हो जाए, क्योंकि आपने उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आप यहाँ पे 2009-2010 का यहाँ पे डाटा देखिए। HCL टेक उस समय पर ₹1 पर शेयर का डिविडेंड दिया करता था, लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो ये ₹10 पर शेयर दे रहा है। तो यानी कि 10 साल में कितने हो गए, 10 टाइम्स हो गए डिविडेंड। तो आप इसको 10 टाइम्स मत समझिए, मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट 40 टाइम्स हो चुके हैं। और उसका रीज़न ये है कि अगर आप देखेंगे तो बीच में यहाँ पे HCL टेक ने जो है ना वो बोनस भी दे रखे हैं। तो 2010 से लेकर के अगर आप अभी तक देखेंगे तो यहाँ पे 2 बार बोनस दिया है, यानी एक शेयर को HCL टेक ने बना दिया है 4 शेयर। और उस एक शेयर पे जो उसने पहले ₹1 पर शेयर का डिविडेंड देता था, वही एक शेयर अब 4 शेयर हो गए और हर एक शेयर पे आपको मिल रहा है ₹10 पर शेयर का डिविडेंड। सो दिस इज़ द पावर ऑफ पेशेंस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो देखिए आपका कैपिटल तो एप्रिशिएट हो रहा है, साथ ही साथ ये जो कंपनीज़ हैं IT स्टॉक्स की कंपनीज़, मुझे इन सब में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बीच बीच में आपको जो बोनस मिलता रहता है उससे आपके शेयर काउंट जो है ना, क्वांटिटी वो बढ़ती जाती है। और जब शेयर काउंट बढ़ जाते हैं तो उससे जो है तो आपके डिविडेंड यील्ड वगैरह भी बढ़ते हैं, क्योंकि कंपनी के कैश जो हैं, कैश फ्लो वो बढ़ते जाते हैं और कंपनी जो है तो डिविडेंड इंक्रीज करती जाती है। रिसेंटली आपने देखा है एसेंचर ने 15% का हाइक दिया है डिविडेंड, मतलब जो डिविडेंड दिया है उसमें। इन्फोसिस का मैं रियल एग्जांपल बताऊं, पिछले साल जो वो ₹15 का डिविडेंड देते थे, इस बार उन्होंने लगभग 16 या 16.5 का डिविडेंड दिया, यानी उनके भी डिविडेंड में आप देखेंगे 10% का आपको जंप देखने को मिलेगा। तो अगर आप पास्ट में देखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए इन्फोसिस की मैं बात करूं तो 28% की गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी लगभग 25 से 30% के बीच में गिरा था। उसके पहले अगर आप देखेंगे रिसेशन के टाइम तो यहाँ पे तो 50% की गिरावट हुई थी। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे .com बबल का जो टाइम आया था, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगभग 71% का डाउनफॉल इन्फोसिस में देखने को मिला था। उसके अलावा अगर हम 2010 से 2012 के बीच में देखें तो यहाँ पे 31% का फॉल था। तो कंपनी जैसे जैसे लार्ज कैप होती गई है तो गिरावट उतनी बड़ी आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। लार्ज कैप स्टॉक्स में अगर 30% का फॉल होता है तो ये बहुत बड़ा फॉल माना जाएगा। लेकिन दोस्तों स्टॉक प्राइस में कितना भी करेक्शन हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट है कंपनी की सेल्स में करेक्शन नहीं होना चाहिए। आप सेल्स देखेंगे हर साल बढ़ी है, चाहे रिसेशन हो या चाहे वहाँ पे टैरिफ वॉर चल रहा हो US और चाइना के बीच में। और यही सेम स्थिति इनके नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगी। प्रॉफिट हमेशा ईयरली बेसिस पर आप देखेंगे इन्फोसिस ने बढ़ा के दिए हैं। और कैश की अगर हम बात करें रिजर्व की, तो आप देखेंगे वो भी हमेशा बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि डिविडेंड जो है ना कंपनी वो इंक्रीज करती जाती है, क्योंकि कंपनी के पास कैश आते जा रहे हैं, कंपनी बाईबैक करती जाती है, फिर बीच बीच में कंपनी बोनस भी दे देती है।
तो साथियों, इनमें से कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है और किस कंपनी को जो है तो आपने अपनी रडार में रखा है, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो वो भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।